चलिए आज की बातचीत एक कमाल की धोखेबाजी की कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है 20वीं सदी के एक डच कलाकार की, हान वैन मीगेरन। अब वैन मीगेरन वो एक ठीक ठाक पेंटर था, पर उसकी असली काबिलियत कुछ और ही थी। वो 17वीं सदी के महान कलाकार योहानेस वर्मीर की पेंटिंग्स की हूबहू नकल बना सकता था। और ये कोई मामूली नकल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। मतलब उसने वर्मीर की तकनीक पर सालों तक रिसर्च की। अच्छा। उसने 300 साल पुराने कैनवस खरीदे और रंग भी उन्हीं खनिजों से बनाए जो वर्मीर इस्तेमाल करता था। यहाँ तक कि पेंटिंग्स को पुराना दिखाने के लिए उन्हें ओवन में बेक भी किया। कमाल है। तो नतीजा ये हुआ कि उसकी बनाई नकली पेंटिंग्स ने दुनिया के बड़े बड़े आर्ट एक्सपर्ट्स को भी चकमा दे दिया। हाँ, पूरी तरह से। उसकी सबसे मशहूर खोज थी एक पेंटिंग, क्राइस्ट एट एमेस। जब ये सामने आई तो कला की दुनिया में जैसे भूचाल आ गया। सबने इसे वर्मीर का खोया हुआ शाहकार मान लिया, एक अनमोल कृति। पर असली ड्रामा तो वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ, जब वैन मीगेरन पर नाजियों के साथ सहयोग करने का आरोप लगा। हाँ, उस पर इल्जाम था कि उसने देश की सांस्कृतिक धरोहर, एक असली वर्मियर पेंटिंग, नाजी कमांडर हरमन गोरिंग को बेची थी। ये तो देशद्रोह का मामला था, सजा मौत हो सकती थी। और यही कहानी में वो मोड़ आता है जो इसे इतना दिलचस्प बना देता है। अपनी जान बचाने के लिए वैन मीगेरन ने अदालत में एक हैरान करने वाला दावा किया। उसने कहा, मैं देशद्रोही नहीं, धोखेबाज हूँ। वो पेंटिंग असली वर्मियर थी ही नहीं, उसे तो मैंने बनाया था। अब किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तो उसने जज के सामने अदालत में ही एक और वर्मीर बनाकर दिखा दी। आखिर में उसने एक देशद्रोही कहलाने के बजाय एक शानदार जालसाज कहलाना चुना। ये कहानी सिर्फ एक कला की जालसाजी से कहीं ज्यादा है ना। हाँ बिल्कुल। ये हमें दर्शन के उस बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है जिससे विचारक हजारों सालों से जूझ रहे हैं। असली क्या है और महज दिखावा क्या है? What is real and what is merely an appearance? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें दर्शन के इतिहास के एक लंबे सफर पर ले जाएंगे, ये देखने के लिए कि अलग-अलग विचारकों ने इस पहेली को कैसे सुलझाया है। दर्शन में इन सवालों को मोटे तौर पर 3 शाखाओं में देखा जाता है। पहली है तत्व मीमांसा, मतलब मेटाफिजिक्स, जो पूछती है वास्तविकता की प्रकृति क्या है। What is real? दूसरी है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, जो पूछती है हम उस वास्तविकता को जान कैसे सकते हैं। और तीसरी है नीति शास्त्र, एथिक्स, जो सवाल करती है उस वास्तविकता में हमें अपना जीवन जीना कैसे चाहिए। आज की हमारी चर्चा इन्हीं तीनों से होकर गुजरेगी और शुरुआत होगी सबसे बड़े सवाल से, व्हाट इज रियल। ठीक है, तो इस बड़े सवाल को सुलझाने की शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है प्राचीन यूनान से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। प्लेटो। हाँ, प्लेटो का नाम तो हम सबने सुना है। उनका कहना था कि ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं असली है ही नहीं, ये तो बस परछाइयों का खेल है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें प्लेटो के फॉर्म्स या प्रत्योग के सिद्धांत को समझना होगा। ये फॉर्म्स क्या हैं? प्लेटो का तर्क था कि हर चीज का एक आदर्श, एक परफेक्ट, शाश्वत रूप होता है, जिसे वो फॉर्म कहते थे। एक आइडियल फॉर्म। हाँ, ये फॉर्म हमारे इस भौतिक संसार में नहीं, बल्कि एक बौद्धिक दुनिया में मौजूद है। जैसे सुंदरता का एक आदर्श फॉर्म है, न्याय का एक आदर्श फॉर्म है। तो जो सुंदर फूल या सुंदर पेंटिंग हम देखते हैं वो असली सुंदरता नहीं है? नहीं, वो बस उस आदर्श सुंदरता की अधूरी नकलें या परछाइयां हैं। ये तो सुनने में आज की इंस्टाग्राम कल्चर जैसा लगता है। अच्छा, कैसे? जहां हम सब एक आदर्श जिंदगी, आदर्श शरीर या आदर्श छुट्टियों की तस्वीरों के पीछे भाग रहे हैं, जो असल में उस आदर्श की एक फीकी नकल ही जो है। बहुत अच्छी तुलना है। प्लेटो के लिए आम इंसान इन्हीं परछाइयों में खोए रहते हैं, उन्हें ही सच मान लेते हैं, जबकि एक सच्चा दार्शनिक, एक फिलॉसफर, वो है जो इन परछाइयों से मुंह मोड़कर उस असली आदर्श फॉर्म को जानने की कोशिश करता है। प्लेटो का ये विचार ही अपने आप में काफी क्रांतिकारी है कि हमारी पूरी दुनिया एक नकल है। क्या कोई इससे भी आगे गया? हाँ, थे। एक विचारक थे जो प्लेटो से भी ज्यादा कट्टर थे। उनका नाम था पार्मेनिडीज। अच्छा। उन्होंने एक बहुत ही सरल लगने वाला तर्क दिया, लेकिन उसके नतीजे दिमाग को झकझोर देते हैं। उनका तर्क था, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। एक मिनट, जो है वो है ये तो कोई भी कह सकता है, इसमें दिमाग घुमाने वाला क्या है? ये तो एक बहुत ऑब्वियस बात लगती है। लेकिन जरा इसके नतीजों के बारे में सोचिए। पार्मेनिडीज ने कहा कि अगर जो नहीं है या कुछ नहीं, मतलब नॉन बीइंग,
जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, तो हम उसके बारे में न तो सोच सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। ठीक है। अब सोचिए, खाली जगह, वॉइड, क्या होती है? हाँ। खाली जगह वही तो है जहां कुछ नहीं है। हाँ। इसका मतलब खाली जगह का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। अरे वाह! और अगर खाली जगह ही नहीं है तो कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह हिल भी नहीं सकती? बिल्कुल। क्योंकि हिलने के लिए तो खाली जगह चाहिए। और इसका मतलब तो बदलाव भी नामुमकिन है। हाँ, क्योंकि बदलने का मतलब ही यही है कि कोई चीज जो पहले थी वो अब नहीं है, लेकिन आपने कहा कि नहीं है तो हो ही नहीं सकता। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसी तर्क की सीढ़ियां चढ़ते हुए पार्मेनिडीज उस अविश्वसनीय नतीजे पर पहुंचे कि वास्तविकता, रियलिटी, एक अकेली, शाश्वत, कभी न बदलने वाली और अविभाज्य चीज है। एक अकेली चीज? हाँ, उन्होंने इसकी तुलना एक पूरी तरह से गोल गेंद से की, जो हर तरफ से एक समान है, जिसमें कोई शुरुआत, कोई अंत, कोई बदलाव, कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन ये तो बेतुका लगता है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपनी कुर्सी पर हिल सकता हूं, बाहर दुनिया बदल रही है। क्या पार्मेनिडीज ये कह रहे थे कि ये सब मेरा वहम है? वो यही कह रहे थे। उनके अनुसार हमारी इंद्रियां, आंखें, कान, त्वचा हमें लगातार धोखा दे रही हैं। ये जो गति, बदलाव और अनेकता की दुनिया हमें दिखती है, ये सब एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो फिर सच क्या है? एकमात्र सच वो है जिसे हम तर्क, रीजन से जान सकते हैं। तो उन्होंने तर्क से ये साबित करने की कोशिश की कि हमारी इंद्रियां झूठी हैं। हाँ, और उनके शिष्यों ने भी, जैसे उनके शिष्य ज़ेनो ने अपने मशहूर पैराडॉक्सिस से यही साबित करने की कोशिश की। हाँ, मैंने एक्किलीज और कछुए वाले पैराडॉक्स का नाम सुना है, पर ये काम कैसे करता है? ज़ेनो ने कहा, कल्पना कीजिए कि सबसे तेज धावक एक्किलीज की एक कछुए से रेस हो रही है और कछुए को 10 मीटर की बढ़त दी गई है। ठीक है। जब तक एक्किलीज वो 10 मीटर की दूरी तय करेगा, कछुआ थोड़ा और आगे बढ़ चुका होगा, मान लीजिए 1 मीटर। अब जब तक अकीलीज वो 1 मीटर तय करेगा, कछुआ कुछ सेंटीमीटर और आगे बढ़ जाएगा। ये फासला लगातार छोटा होता जाएगा, लेकिन तार्किक रूप से कभी भी शून्य नहीं होगा। अच्छा, तो अकीलीज हमेशा उस बिंदु पर पहुंचेगा जहां कछुआ था, न कि जहां वो है। बिल्कुल। तो तर्क के हिसाब से अकीलीज कभी भी कछुए को पकड़ ही नहीं सकता। ये साबित करता है कि जिसे हम गति कहते हैं, वो तार्किक रूप से एक भ्रम है। कमाल है। तो इन यूनानी दार्शनिकों ने वास्तविकता को बाहर की दुनिया में खोजा और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो या तो एक आदर्श दुनिया है या एक ऐसी स्थिर गेंद जिसे हम देख नहीं सकते। इसके बाद दर्शन में क्या मोड़ आया? एक बहुत बड़ा मोड़। जहां यूनानी दार्शनिकों ने वास्तविकता को बाहर खोजा, वही आधुनिक दर्शन की शुरुआत करने वाले रेने देकार्त ने अंदर, यानी अपने मन के भीतर देखना शुरू किया। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, कॉगिटो एर्गो सुम, ये उन्हीं का कहा हुआ है ना? जी है। देकार्त एक ऐसे दौर में जी रहे थे जो विज्ञान पुरानी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे रहा था। हर तरफ अनिश्चितता थी, तो वो ज्ञान के लिए एक ऐसी अटूट नींव खोजना चाहते थे जिस पर कोई शक न कर सके। बिल्कुल। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया जिसे संदेह की विधि कहते हैं, मेथड ऑफ डाउट। मतलब हर चीज पर शक करो। हर उस चीज पर जिस पर शक किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हो सकता है मेरी इंद्रियां मुझे धोखा दे रही हों, हो सकता है मैं जो कुछ देख रहा हूं वो एक सपना हो, या कोई दुष्ट जिन मुझे जानबूझकर हर चीज के बारे में गलत सोचने पर मजबूर कर रहा हूं। हाँ, वो हर चीज पर शक कर सकते थे सिवाय एक चीज के। और वो थी उनका खुद का शक करना। बिल्कुल। वो इस बात पर शक नहीं कर सकते थे कि वो शक कर रहे हैं या सोच रहे हैं, और अगर वो सोच रहे हैं तो ये तय है कि एक सोचने वाले के रूप में उनका अस्तित्व है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यहीं से उन्हें वो अटूट नींव मिली। उनके लिए वास्तविकता की बुनियाद बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि मन के भीतर का निश्चित ज्ञान था। तो देकार्त ने मन को वास्तविकता का केंद्र बना दिया। लेकिन यहां भी एक समस्या है। अगर हर कोई अपनी दिमागी दुनिया में बंद है, तो हम एक साझा वास्तविकता तक कैसे पहुंचते हैं? इस खाई को किसने पाटा? इस खाई को पाटने का काम किया एक जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने। कांट को दर्शन के इतिहास का सबसे बड़ा संयोजक माना जाता है। हाँ, उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी विचार दिया जिसने वास्तविकता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। क्या कहा वो विचार? कांट ने कहा कि हमारा मन एक कोरी स्लेट नहीं है जो बस बाहर से जानकारी लेता है, बल्कि हमारा मन सक्रिय रूप से हमारे अनुभव का निर्माण करता है। सक्रिय रूप से? हाँ, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप जन्म से ही एक नीले रंग का चश्मा पहने हुए हैं
और आप उसे कभी उतार नहीं सकते। तो मुझे पूरी दुनिया नीली ही दिखाई देगी। मेरे लिए हर चीज का नीला होना एक सामान्य बात होगी। ठीक। कांट कहते हैं कि हमारा मन भी ऐसे ही कुछ चश्मों के साथ आता है। ये चश्मे हैं समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस जैसी श्रेणियां। अच्छा। हम दुनिया को सीधे सीधे अनुभव नहीं करते। हमारा मन हर अनुभव को समय और स्थान के ढांचे में ढाल देता है। हम समय और स्थान के बिना किसी चीज की कल्पना तक नहीं कर सकते। इसका मतलब हम दुनिया को वैसी नहीं जानते जैसी वो असल में है, बल्कि वैसी जानते हैं जैसी वो हमें दिखाई देती है, हमारे मानसिक चश्मों से छनकर। बिल्कुल। कांट ने इसे अपनी कोपर्निकन क्रांति कहा। जैसे कोपर्निकस ने साबित किया कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, वैसे ही कांट ने कहा कि हमारा ज्ञान वास्तविकता के चक्कर नहीं काटता, बल्कि वास्तविकता हमारे ज्ञान के नियमों के अनुसार ढलती है। सही। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक मछली को शायद पता ही ना हो कि वो पानी में है। उसके लिए पानी दुनिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो माध्यम है जिससे वो दुनिया को देखती है। कांट कह रहे हैं कि समय और स्थान हमारे लिए वही पानी है। ये तो बहुत गहरा विचार है। तो कांट हमें इस सोच पर छोड़ गए कि हम अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं। हाँ, एक तरह से। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन अगर हम ही निर्माता हैं, तो सवाल उठता है, हमें कैसी दुनिया बनानी चाहिए? एक सार्थक जीवन का मतलब क्या है? और यहीं से हमारी चर्चा का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, जो हमें तत्वमीमांसा से नीति शास्त्र की ओर ले जाता है। अब सवाल सिर्फ क्या है नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए बन जाता है। और इस सवाल का सामना करने वाले सबसे साहसी विचारकों में से एक थे फ्रेडरिक नीत्शे। नीचे का नाम आते ही बड़े बड़े और भारी भरकर विचार दिमाग में आते हैं, लेकिन उनके दर्शन के केंद्र में जो सवाल था वो बहुत व्यक्तिगत था। एक ऑथेंटिक जीवन कैसे जिया जाए? हाँ, उनका एक मशहूर आह्वान है, वह बनो जो तुम हो, बिकम हु यू आर। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब सिर्फ अपनी मनमर्जी करना नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका पहला कदम है खुद से एक मुश्किल सवाल पूछना। तुम सच में दिल की गहराइयों से किन चीजों से प्रेम करते हो? वो कौन सी गतिविधियां, विचार या लोग हैं जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं? और दूसरा कदम? वो ज्यादा मुश्किल है। उन तमाम बनी बनाई पहचानों को अस्वीकार करना जो समाज तुम पर थोपता है। जैसे बाजार हमें एक उपभोक्ता की पहचान देता है, या राजनीति हमें एक वोटर या राष्ट्रवादी की पहचान देती है। नीचे इन सब को नकारने की बात कर रहे थे। बिल्कुल। नीत्शे का मानना था कि ज्यादातर लोग भेड़ चाल का हिस्सा बनकर जीते हैं, तो दूसरों के दिए हुए मूल्य अपना लेते हैं। एक प्रामाणिक व्यक्ति, या जिसे वो इबरमेंस कहते थे, वो है जो इन बाहरी दबावों से मुक्त होकर अपने मूल्य खुद गढ़ता है। वो अपनी जिंदगी को एक कलाकृति की तरह तराशता है। तो नीत्शे के लिए वास्तविक बनना किसी बाहरी सत्य को खोजना नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से अपनी सच्चाई का निर्माण करना है। हाँ, ये विचार बहुत शक्तिशाली होने के साथ साथ थोड़ा अकेला भी लगता है, जैसे कोई व्यक्ति अकेले ही अपनी दुनिया बना रहा हो। क्या किसी विचारक ने इस प्रामाणिक जीवन को एक सामाजिक संदर्भ में भी देखा है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है 20वीं सदी की एक और महान विचारक हन्ना एरेंट के काम में। अच्छा। नीत्शे जहां व्यक्तिगत निर्माण पर जोर देते हैं, वहीं एरेंट एक साझा मानवीय दुनिया के निर्माण की बात करती हैं। उन्होंने सक्रिय जीवन की एक बहुत दिलचस्प अवधारणा दी। ये सक्रिय जीवन क्या है? एरेंट कहती हैं कि मनुष्य 3 तरह की बुनियादी गतिविधियां करता है: श्रम, कार्य और क्रिया। लेबर, वर्क एंड एक्शन। श्रम, कार्य और क्रिया। श्रम वो सब कुछ है जो हम जिंदा रहने की जैविक जरूरतों के लिए करते हैं, खाना, सोना आदि। ये एक अंतहीन चक्र है। ठीक है। और कार्य या वर्क? कार्य का मतलब है दुनिया में टिकने वाली चीजें बनाना। जैसे एक बढ़ई मेज बनाता है, एक आर्किटेक्ट घर बनाता है, या एक लेखक किताब लिखता है। ये चीजें हमारे जीवन से ज्यादा देर तक टिकती हैं और एक भौतिक मानवीय दुनिया का निर्माण करती हैं। हाँ, लेकिन एरेंट के लिए इन दोनों से ऊपर है तीसरी गतिविधि, क्रिया, एक्शन। हाँ, क्रिया। और ये सबसे ज्यादा मानवीय गतिविधि है। क्रिया का मतलब है सार्वजनिक दायरे में दूसरों के साथ मिलकर
अपनी बातों और कामों से कुछ नया शुरू करना। कुछ नया शुरू करना। जब हम बोलते हैं, जब हम कोई राजनीतिक कदम उठाते हैं, तो हम सिर्फ जिंदा नहीं रहते या चीजें नहीं बनाते, बल्कि हम दुनिया के सामने ये प्रकट करते हैं कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। हाँ, शब्दों और कर्मों के माध्यम से ही हम इंसान बनते हैं। तो आरंट के लिए एक सार्थक और वास्तविक जीवन अकेले में अपने मूल्य गढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर एक साझा दुनिया का निर्माण करने में है, जहां हमारी अलग अलग पहचानें एक साथ रह सकें। ठीक कहा। क्रिया के माध्यम से ही हम अपनी विशिष्टता, अपनी यूनिकनेस दिखाते हैं और एक ऐसी मानवीय दुनिया बनाते हैं जो हमारे जाने के बाद भी बनी रहती है। ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि एक अर्थपूर्ण कहानी का हिस्सा बनना है। तो आज का हमारा सफर काफी लंबा और दिलचस्प रहा। हमने कला जालसाज की कहानी से शुरुआत की, जो हमें असली और नकली के सवाल पर ले आई। फिर हम प्लेटो की परछाइयों की दुनिया में गए और पार्मेनिडीज की उस हैरान कर देने वाली स्थिर वास्तविकता को समझा। उसके बाद हमने आधुनिक दर्शन में गोता लगाया। देकार्त के साथ हमने मन के भीतर निश्चितता खोजी, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। और फिर कांट ने हमें दिखाया कि कैसे हमारा मन ही उस वास्तविकता का ढांचा तैयार करता है जिसे हम अनुभव करते हैं। और अंत में नीत्शे और आरेंट ने हमें चुनौती दी कि हम सिर्फ वास्तविकता को समझें ही नहीं, बल्कि एक प्रामाणिक जीवन जिएं। चाहे वो अपने मूल्यों को गढ़कर हो या दूसरों के साथ मिलकर एक सार्थक दुनिया का निर्माण करके। इन सभी स्रोतों और विचारों पर गौर करने के बाद एक बहुत ही बुनियादी सवाल उभर कर आता है, जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। क्या? दार्शनिकों में हमेशा ये बहस रही है कि क्या वास्तविकता कोई ऐसी चीज है जिसे हम खोजते हैं, डिस्कवर करते हैं, जैसे कोई खजाना हो जिसे बस ढूंढ निकालना है, या फिर वास्तविकता वो है जिसे हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने विचारों, अपने चुनावों और अपने कर्मों से। प्लेटो और पार्मेनिडीज पहले खेमे में थे, जो मानते थे कि एक परम सत्य मौजूद है जिसे खोजना है। और कांट, नीत्शे और एरेंट दूसरे खेमे की ओर इशारा करते हैं, जहां मनुष्य अपनी वास्तविकता के निर्माण में एक सक्रिय भूमिका निभाता है। तो यहाँ सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ वास्तविक या प्रमाणिक खोजते हैं, चाहे वो एक सच्चा रिश्ता हो, कोई जुनून हो या जीवन का उद्देश्य हो, तो क्या हम किसी पहले से मौजूद छिपे हुए सत्य को उजागर कर रहे होते हैं, या हम अपनी प्रतिबद्धताओं और अपने कार्यों के माध्यम से उस वास्तविकता का सक्रिय रूप से निर्माण कर रहे होते हैं?